तो कहीं ना कहीं आपको पागलपन बनना पड़ेगा। हमें समाज को उन वीडियो को देखिए, आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो लोग आप पे आएंगे, बहुत सारे लोग हंसेंगे। तो आज भारत में जितनी गंगा किनारे जो शमशान घाट बनाए गए हैं, अगर उनको विस्थापित करके एक्सप्रेसवे के किनारे कर दिया जाएगा तो भारत में हाहाकार मच जाएगी। तो पेरेंट्स भी बिना हेलमेट के हैं, वो बच्चे भी बिना हेलमेट के हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़के 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स, द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो मशहूर हैं। और आज देखिए उनका जन्मदिन भी है और आज हम उनसे बातें करेंगे कैसा उनका सफर रहा अभी तक, क्या क्या कार्य उन्होंने करे। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो देखिए राघवेंद्र सर, जिस तरीके से आपका सफर रहा इन 10 सालों का, द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप मशहूर हुए, तो कैसा सफर रहा, कहाँ से शुरुआत की, क्या क्या प्रेरणा मिली, आपने ये कार्य शुरू किया? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और इन भारत को धन्यवाद स्पेशली देना चाहूँगा कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने इस स्टूडियो में बुलाया जी। ताकि मैं लोगों तक जो अपनी एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई वो लड़ रहा हूँ जो 26 साल की उम्र में हमने एक प्रण लिया। जी। शुरुआती दौर में लड़ाई अपने आप से थी कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो संभव हो पाएगा। और एक लड़ाई वो थी कि जो अभी मस्तक पर जो मेरे हेलमेट है, उस दौर में 50 रुपये देकर कोई पुलिस वाले से छूट जाता था और 100 रुपये चालान हुआ करता था हेलमेट का। और कोई पब्लिक हेलमेट लगाना नहीं चाहती थी और हेलमेट वो चीज़ें पैसन था। और ये मुद्दा ये था कि एक गंभीर विषय था क्योंकि मैंने 10 वर्ष पहले अपने रूम पार्टनर मित्र को खो दिया था और तब से एक लड़ाई लड़ा कि नहीं मुझे करना चाहिए। और आज उसी के सिलसिले में जो आज पूरे भारत के 22 राज्यों तक जो लड़ाई लड़ रहा हूँ और आज स्टूडियो में वही मैं चर्चा उन परिवारों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि क्यों मैंने एक युद्ध स्तर पर लड़ाई के बारे में सोचा और आज उन्हें जानने का भी मौका मिलेगा। जी देखिए, जब आपने शुरुआत करी होगी हेलमेट बांटने की, लोगों को आप सड़कों पर गए, आप उन्हें जागरूकता के लिए लोगों को बोला कि इस तरीके से हेलमेट पहनिए, सड़क सुरक्षा कितनी अहम है। तो जब मुझे लगता है जब आपने पहला हेलमेट लोगों को दिया होगा, क्या प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आपके लिए आई कि हेलमेट बांट रहे हैं? देखिए, क्योंकि आज की डेट पे कोई कुछ नहीं देता है और फ्री में तो कोई भी कुछ नहीं देता है। तो जिस तरीके से आपने हेलमेट लोगों को बांटे तो कुछ तो प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आपके लिए आई होंगी। कैसा महसूस हुआ, कैसी प्रतिक्रिया लोगों ने दी आप पे? लोगों के लिए देखिए, हेलमेट कोई हाथ में कोई देखता है तो सोचता है कि बस मुझे एक मिल जाए, 2 मिल जाए। लोगों की थिंकिंग वही थी, लेकिन मेरा था उन्हें समझाना कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आज भारत की सड़कों पर प्रत्येक दिन 500 लोगों की मौत हो रही है। 1 घंटे की अगर बात करें हमारे भारत के आंकड़े के अनुसार तो 1 घंटे में 18 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 6 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं और जो 500 जो मौतें हो रही है वो सड़कों पर सीधे रक्त के निशान छोड़कर चले जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत के अंदर मैं उन्हें समझाने जा रहा हूँ जिन्हें बचपन से साइकिल चलाते वक्त जो कि लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए। कभी साइकिल पे किसी ने एक अगर आप कह दीजिए हेलमेट लगा लीजिए तो लोग सोचेंगे ये बेवकूफ़ कहाँ से, कहीं अलीबाग से आ गया क्या, किसी पागल खाने से जो हमें करा। और बाइक पे लोगों के लिए हेलमेट के बारे में कहा ना तो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं मरूं या जीऊं, तुम कौन होते हो। लेकिन जब हेलमेट जब हाथों में लेकर के जब वो देखते थे कि हाँ अच्छा रियल में देगा, अच्छा सचमुच है। लेकिन हेलमेट का जब स्टॉक मेरे पास 100 वैसे रहते हैं तो लोग देखते हैं कि हाँ 2-4 लोग लाइन में भी खड़े हैं तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ही मिल जाएगा। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं जिसे दे रहा हूँ, क्या जो मैं एक लड़ाई के लिए यानी कि एक युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जो कि हमारे भारत की सड़कों पर जो मौत हो रही है, तो हमें यही रहता है कि आपको जो मैं हेलमेट इसलिए दे रहा हूँ ताकि कल को हमारी भारत की परिस्थितियों को समझे और अगले दिन से आप भी एक लड़ाई लड़ें। जिस तरीके से सर देखिए निस्वार्थ होकर आप ये काम कर रहे हैं, लोग सम्मान देते हैं। लोग ही क्या, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी आपकी तारीफ की थी, उन्होंने इतना सराहना की थी आपके कार्य को। तो इस तरीके से जब लोगों का सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है, सर कैसा महसूस होता है? देखिए, सम्मान तो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं भारत के 22 राज्यों में जो 60,000 जो हेलमेट बांटा हूँ और उनमें से मैं 35 लोगों की जिंदगी बचाने में जो खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, तो ये 35 लोगों का जो जीवन है ये मेरे लिए एक तो सबसे बड़ा सम्मान है। और जब आप किसी के परिवार को मतलब एक सुरक्षा के लिए आप उनको देना, एक महसूस कराना, और जब कोई अपने आप को जब बचा लेता है, वो कहता है कि वही भगवान के बीच में कोई हमारी तस्वीरें भी लगा देता है कि नहीं आप हमारे लिए भगवान है, क्योंकि एक्सीडेंट्स के बाद समझना। और हमारा भारत जो है पूरी दुनिया में सड़क हादसों से जो मौत के आंकड़ों में नंबर 1 है। और किसी भी राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार, सब कोई महसूस कर रहा है हमारे सिस्टम में लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 1.4 जो बिलियन हमारे देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और 4% जीडीपी का नुकसान है। और जिस हिसाब से हम इस समय मात्र दुनिया का मतलब 1 से 1.5% वाहन है, लेकिन रोड एक्सीडेंट में हम 13% है। तो ये सबसे बड़ा आज 1.4 बिलियन नागरिक के लिए एक चिंता का विषय है।
जो कि ये हर नागरिक को होना चाहिए। और मेरा यही एक सोच रहता है कि आने वाले समय भारत का हर नागरिक एक स्मार्ट रोड यूजर बने, ताकि एक लड़ाई लड़े। और उसी प्रयास को लेकर के जो मैं अलग राज्य में जाऊं या मंचों पर सराहना तो हर सरकार से मिलती रहती है, और एक मेरे लिए भी बड़ा एक खुशी की बात होती है, ताकि मैं ऐसे ही आने वाले युवाओं को भी एक प्रेरणा दे पाऊं, ताकि वो मेरी तरह वो भी लड़ाई लड़ सके। जी सर, देखिए जिस तरीके से आपने हजारों हजार हेलमेट लोगों को बांट दिए, सड़कों पर बांट दिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फैक्टर आता है कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं उलझती है। क्योंकि जिस तरीके से हम एक बड़े पैमाने पर जो हम कार्य करते हैं, हमने 100 लोगों को दिया, 10 लोगों को दिया, लेकिन जब वो पैमाना बढ़ता है, 1000 पे जाता है, उससे ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा सा बदलाव आता है, या तो कहीं से हमें इस तरीके का फंड मिल रहा हो। लेकिन अगर हम खुद से ये कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर कर रहे हैं, खुद हम समाज सेवा कर रहे हैं एक तरीके की, तो जब हम इस तरीके के कार्य करते हैं तो आपके सामने भी सर आर्थिक स्थिति आई होगी इस तरीके की, जब आपको मैनेज करना पड़ा होगा। नहीं, ये आर्थिक स्थिति देखिए बिल्कुल बात सही है जी। फर्स्ट टाइम तो आप अपने घर वालों को मोटिवेट कर पाना, एक तो मैं उनसे बता करके शुरुआती दौर में जब कार्य शुरुआत किया था उन्हें नहीं पता था, जब पता चला तो वो बड़े चिंतित हुए। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, और वहां पर कभी रोड सेफ्टी की दूर दूर तक, मैं बिहार से हूं, और लोग कभी समझते नहीं है। और लोग बारात भी जाते हैं तो उसमें अगर किसी गाड़ी के अंदर अगर 7-7 सीटर है तो उसमें 20 से 25 लोग बैठ जाते हैं ऊपर नीचे। और फिलहाल हमने भी बचपन से देखा कि भाई जीप के ऊपर बैठ करके जाना, एक बाइक है तो वो 3 से 4 लोगों का बैठे, यहाँ तक कि साइकिल पर लोग 3-3 लोग बैठ के जाते हैं। अगर वहाँ का अगर जो पला बढ़ा बच्चा अगर वो आकर के यहाँ पर अगर सड़क सुरक्षा की बात करे, तो घर वालों के लिए तो पहले गुस्सा की वो चीज़ें बात होती है कि भाई ये कर क्या रहे हो, और कर भी रहे हो तो वो भी अपने पैसे से क्यों कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी मतलब एक चिंता का विषय। तो उनको किसी तरीके से मतलब मनाना या फिर उनको अपने कार्य को बताना बड़ा ही मतलब मुश्किल था। और उसके दौरान फिर अगले 2 साल बाद फिर जॉब को छोड़ देना, वो एक चिंता का विषय परिवार वालों। तो ये मतलब कहीं ना कहीं कोई माता पिता अपने बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में भेजा हो ताकि कामयाबी के लिए, और वहाँ पर जाकर के मैं अब सब कुछ छोड़ करके अगर ये सब कार्य करूँ, तो एक सबसे बड़ी वो चीज़ चिंता का विषय। लेकिन उसके पीछे के वो लोग नहीं जानते थे कि जो मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जिस दर्द को मैंने महसूस जो अपने दोस्त के माता पिता को जो देखा था, और जो आज भारत में जो जिस तरह से प्रतिवर्ष जो 1.5 लाख से अधिक मौतें हो रही हैं, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था। और आज किसी भी ट्रामा सेंटर अगर भारत के अस्पतालों तक चला जाए तो लोग अपनों को बचाने के लिए, वही किसी के पास पैसा नहीं होता। मेरे भी दोस्त के जो माता पिता उसमें पैसा नहीं था, लगभग 8 से 9 दिन की ही बात करूँ तो अस्पतालों में 19 से 20 लाख रुपए पैसे लग गए, लेकिन वो भी ज़िंदगी की एक तरह से जुआ हार गए। तो ये जो कठिनाइयाँ हैं, हादसे होने के बाद लोग जागते हैं कि नहीं, उनके पास फाइनेंशियल नहीं होता ज़िंदगी बचाने के लिए। और आज तक जिस परिवार में हादसे होते हैं, जिन्होंने अपनों को खो रहे हैं, वो जीवन भर के लिए गूंगा बन जा रहे हैं। और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया सुन रही है, न लोग सुन रहे हैं। तो उस दर्द को जो मैं पीड़ा जो मैं उन परिवारों के बारे में सोच पा रहा हूँ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, शायद उस चीज़ों को परिस्थिति को कोई समझना किसी के लिए मतलब मैं समझाने में भी नहीं, अगर मैं उन्हें समझाने जाऊँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन जो मेरे अंदर जो ज्वाला थी कि नहीं, जो कि एक हमें लड़ाई लड़ना है, और इतने मैं खुद भी महाभारत अगर इतिहास की बात करूं तो उस समय जो आज से 3000 वर्ष पहले 1.5 से 2 लाख लोगों की जो मौत होती थी युद्ध में होती थी, लेकिन आज भारत के अंदर बिना किसी युद्ध के हमारे सड़कों पर 1.5 से 2 लाख लोग मर रहे हैं। तो जो 1000 से 3000 वर्ष पहले परिस्थिति थी, परिस्थितियाँ आज भी हैं, सिर्फ लोगों के पात्र और चरित्र बदल गए हैं और लोगों को अपने आप को सोचना है। तो मुझे ये मानना है कि मैं जो एक कार्य कर रहा हूँ, एक युद्ध लड़ रहा हूँ, जो कि हमारे सड़कें जो रक्त से लाल हैं दुर्घटना में, हमें उससे उन रक्त के लाल को मतलब ख़त्म करना है, हमें युवाओं को जगाना है, एक लड़ाई लड़ना है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बोला कि फैमिली को कन्विंस करना बहुत टफ हो जाता है स्टार्टिंग में, जिस तरीके से पहले परिवार को समझाइए, उसी तरीके से परिवार से ज़्यादा मुझे लगता है समाज को समझाना भी मुश्किल हो जाता है। तो कितना समय लगा आपको ये कार्य करने में? देखिए, आपने सोचा होगा आज कि आपको शुरुआत करनी है, प्रेरणा ली आपने, लोगों को इकट्ठा किया होगा, मन में सोचा होगा, लेकिन जब आपने कार्य शुरू किया तो कितना समय मतलब आपको लगा यहाँ तक पहुंचने में? अभी तो देखिए 10 साल का समय हो चुका है, पूरे देश भर में लोग आपको जानते हैं, लेकिन एक समय रहा होगा जब किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कोई इंसान आके कार्य कर रहा है। तो जब आपने कार्य की शुरुआत की तो कितने लोग जुटा पाए आप, कितना समय लगा आपको? क्योंकि सोशल मीडिया का भी टाइम है, थोड़ा ज्यादा भी प्रॉफिट मिलता है सोशल मीडिया का, लेकिन फिर भी जो व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखें, जो इंसान की हसल होती है, एक हौसला चाहिए होता है, बड़ा कदम चाहिए होता है इन सब चीजों को करने। तो कितना टाइम आपको लगा ये संगठन बनाने में, मैं कहूंगी?
नहीं, ये मुद्दा तो आज भी चैलेंजेस रहता है, लेकिन सबसे बड़ा आपका जो प्रश्न है जी कि लोगों को एक तो पहले कोई हेलमेट लगाना नहीं चाह रहा आम जी युवा, और मैं हेलमेट पहन करके लोग हमें पीके समझते हैं। जैसे एक जी होता है ना कि मैं लोगों के बीच में जाना, समझ पाना, मतलब वो हेलमेट के लिए तैयार होना। हाँ, मैं हेलमेट, एक तो मैं टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, कार चलाता हूँ, जी कार में हेलमेट लगा कर चलता हूँ। तो लोग एक तो मुझे देख करके हंसते हैं। मेरे गाड़ी के पीछे फिर हमें मैसेज लिखवाना पड़ा कि गाड़ी के मेरे पीछे मैसेज रहता है, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो वो एक लोगों को एक कहीं ना कहीं हम जो कार्य कर रहे हैं, पहले वो एक दृष्टि डालना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ एक अलग, मतलब एक तरीके से एक साधु वाला जो एक ड्रेस पहन लिया हूँ कि जी भाई मुझे नहीं बदलना है। क्योंकि भारत में जो एक लड़ाई जो मैं सोच रहा हूँ, जो लड़ रहा हूँ, उस पर लोगों को एक अमल करना होगा। जी और वो अमल करने के लिए पहले खुद को, जब मैं कार में हेलमेट पहन करके या लोगों के बीच जा करके जाके जी समझाना, तो लोग समझते हैं। अगर ऐसे में किसी को सड़क पर भी जाऊं, अगर वो लोग कहते हैं मैं मरूं या जीऊं, यार आपको क्या फर्क पड़ता है। तो जी सबसे, आप जैसे मैं आपकी स्टूडियो में अभी आज तो हेलमेट लगा, आज जी फेमस हूं तो लोग सेल्फी लेते हैं, या कहीं भी जी एयरपोर्ट पे जाऊं, मेट्रो में चलूं, तो ये चीज़ें। लेकिन वो जो दौर था, हंसी के हम पात्र रहते थे, कहीं भी जाते थे, अच्छा किसी ये हेलमेट क्यों पहना, अच्छा शुरुआत में लोग शक भी हाँ, करते हैं मतलब वो गंजा हो गया है क्या, मतलब सर से टकले वो चीज़ें, मतलब लोगों की तरह तरह की बातें। तरह आज भी मैं जैसे एयरपोर्ट पे जाता हूँ, तो सीआईएसएफ वहाँ पर वो जब उनको बोर्डिंग पास के लिए वो चीज़ जाता हूँ, तो वो लोग तो मुझे जानते हैं, एंट्री मिल जाती है। लेकिन जो मेरे पीछे खड़ा रहता है, तो वो एक हंस रहा होता है कि भाई क्या है, मतलब क्या, मतलब वो बड़ा एक संकोच में रहता है कि हो क्या रहा है। इसको हेलमेट उतारने के लिए ना पुलिस आ रही है ना कुछ, कोई एयरपोर्ट पे अलग व्यक्ति मिल गया आके सेल्फी लेता है, तो वो और भी महा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये बात क्या है। तो उसकी हिम्मत हमसे नहीं आती है पूछने की, वो उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई आप उनके साथ सेल्फी, ये कौन है, मुझे तो लग रहा है कि पागल ये व्यक्ति, वो चीज़ें। जी लेकिन जब वो बताता है, वो फिर पढ़ते हैं, तो जब हमारी डेस्टिनेशन जहाँ खत्म होती है, तो वो आकर के फिर हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि मैंने आपके बारे में गूगल किया, वो चीज़ समझा। तो कहीं ना कहीं आपको पागलपन बनना पड़ेगा। हमें समाज को, उन वीडियो को देखिए, आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो लोग आप पे आएंगे, बहुत सारे लोग हंसेंगे, क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे हैं। हर गांव में सड़क हादसे की निशानी है, हर परिवार में, मतलब मैं कह रहा हूँ 500 लोग रोज मर रहे हैं, जी लेकिन 500 परिवारों में से कितने लोग आ रहे हैं सड़क हादसों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। हमें उन्हें तो ताकत देनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आज भारत में जितनी गंगा किनारे जो शमशान घाट बनाए गए हैं, अगर उनको विस्थापित करके एक्सप्रेसवे के किनारे कर दिया जाएगा, तो भारत में हाहाकार मच जाएगी। आज हमारे देश के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, अगर वो प्राइम टाइम, अगर रोड एक्सीडेंट जितना बड़ा हमारे भारत के अंदर मुद्दा है, अगर हर वीक में दिखाना जाए, तो एक भारत के लिए बहुत बड़ा, आम जनता मतलब कहीं ना कहीं एक सोच, एक उनके अंदर उनको मजबूर होना पड़ेगा। जी तो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मुझे उन परिवारों को शक्ति देनी है कि ताकि जो अपनों को किसी को मरने के बाद दुश्मन न बनाए, बल्कि उनको एक दोस्त बन करके उस परिवार के साथ सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और यही मेरी एक चेतना है कि भारत को अंदर जो मैंने प्रण लिया है कि मैं ज़िंदगी के अंत तक मैं ये लड़ाई अपना जारी रखूँगा, ताकि हमारे भारत को जो सड़क दुर्घटना मुक्त बनानी है और रक्त से लाल वो चीज़ें खत्म करनी है, ताकि आज़ाद भारत को खुशहाल जी भारत जिस तरीके बनानी से है। आपने कहा कि लोगों को संगठित करते हैं बनाते, तो आलोचनाएं देखिए कहीं ना कहीं मिलती हैं, तो क्या ऐसी हिम्मत होती है आलोचनाओं से लड़ने की, वो ताकत, वो प्रेरणा, वो कहाँ से आती है? जैसे आपने बताया कि आपके अंदर जज्बा है कि किसी घर का चिराग ना बुझे, खास करके सड़क हादसों में तो ना बुझे। तो जिस तरीके का ये एक प्रेरणा होती है कि हम कितनी भी आलोचनाओं को सह लेते, तो आलोचनाएं सहना देखिए बहुत बड़ी बात होती है जी। आम इंसान के लिए। अगर हम लोग इस समाज में रहते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इस समाज में रहते हैं, चार लोग अगर बातें करते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल लगता है, हम असहज महसूस करते हैं खुद को। तो ऐसी स्थिति में आलोचनाओं के बीच में लड़ना, ये प्रेरणा सर कहाँ से आती है? देखिए, इस प्रेरणा, मैं तो एक बिहार से हूँ जी और किसान परिवार से हूँ। जी और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं ना ठेठ, मतलब हमारे यहाँ जो बोला जाता है कि किसान परिवार में ठेठ, जब तक आप वो नहीं हो जाएंगे ना, अपने आप को मतलब भूल जाओ कि मतलब सामने वाला क्या कहेगा, कुछ भी। जो अगर आपने ताकत बना लिया ना, आपको लड़ना पड़ेगा जो आपने प्रण किया है। तो जब खुद से, जब आप एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं अपनी ताकत समझ करके, तो हमने सामने वाले को, उसको पता है कि वो पहले तो हंसेगा ही, वो चीज़ें करेगा, लेकिन आपका जो इंटेंशन अगर सही है और देश के प्रति है, तो जाहिर सी बात है कि वो युवा जो भ्रमित है, वो कहीं ना कहीं आएगा। क्योंकि आज लोगों को पुलिस चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं पहनना है, बल्कि हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मरने के बाद आपके मुआवजे जो परिवार के लिए तय किया गया है,
वहाँ पर भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप किसी भी गाड़ी का आप इंश्योरेंस आप ले रखे हैं, तो उस परिवार को आर्थिक मुआवजा मिल सके उसके लिए आपको हेलमेट लगाना है। मैं देखता हूँ पीड़ित परिवार जो होता है वो कोर्ट कचहरी में धक्के, क्योंकि बड़े बड़े लॉयर रखे हुए हैं, ताकि वो नहीं चाहते हैं कि पैसा उस परिवार तक जाए। आप 20 लाख की कार लेके चल रहे हैं, अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं तो उसका एयर बैग नहीं खुलेगा, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी उसे नहीं पर। तो हमें उन परिवार को समझाना है कि जो कि आज तक जो किसी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मतलब पड़ोसी भी नहीं वो दे पा रहा है, हमारा सिस्टम, सरकारी सिस्टम वो चीज़ें नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इतने सारे लूप फॉल्स हैं, लोगों के अंदर इतना भ्रमित हैं, उसको लेकर के समझाना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं उन्हें ये बताता हूँ कि क्यों मुझे लड़ना है, ताकि हमारे भारत के युवाओं को जिस तरीके से आप किसी भी टॉप स्कूल की बात करें, बड़े सिटी की बात करें, स्कूलों के बाहर जो अच्छे अच्छे जहाँ शिक्षा से जहाँ बड़े पोजीशन पे लोग पहुँचे हैं, आज वहाँ भी उन्हीं बच्चों के जाएंगे तो पेरेंट्स भी बिना हेलमेट के हैं, वो बच्चे भी बिना हेलमेट के हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़के 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, ताकि जो माता पिता अपने बच्चों को जो जूते चप्पल ब्रांड की या साइकिल लाने की आदत दे रहे हैं, तो वो बचपन से हेलमेट की आदत दे। वो इसलिए दे क्योंकि पहले घरों में, मैं भी जिसे 4 भाई हूँ, आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, हर किसी के 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं। तो पहले जो गार्जियन से पहले, माता पिता से पहले भाई टकराता था, सिस्टर टकराते थे कि हमारी समस्याओं को बताते। आज माता पिता दोनों लोग वर्किंग हैं, बच्चे की कोई समस्या अगर पड़ोसी भी लेके जाता है तो वो बुरा मान जाते हैं कि मेरे ही बच्चे में इनको दोष दिख रहा है, तो वो उनको पता नहीं चल पा उनका बच्चा गलतियां क्या कर रहा है। तो ये माता पिता को ही बचपन से ही, स्कूलों के बाहर से ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी। रोड सेफ्टी की बात करें या इस तरह से सड़क हादसों की बात करें, ताकि अपने बच्चे को किस तरीके से शिक्षा के साथ सुरक्षा कवच के प्रति उसको एक मजबूती दे पाना, तभी एक बदलाव हो पाएगा। और उस बदलाव को जब मैं किसी एक, चाहे अनपढ़ समाज में जाऊं या ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जब अपनी बात रखता हूं, तो बात को समझते भी हैं और मुझे उनके साथ एक युद्ध की तरफ, मतलब ये सड़क हादसे के लिए लड़ाई लड़ने के मेरे लिए आसान हो जाता है। सिर्फ पहली बार उनको सिर्फ एक बात मेरी समझने की जरूरत होती है, समझने के बाद तो वो लाइफ में फैसला कर लेते हैं कि अब कुछ भी नहीं, मुझे हेलमेट मैन के साथ खड़ा होना है, और मेरे लिए आसान आज होता जा रहा है। देखिए सर, जिस तरीके से 10 सालों का आपका अभी तक का सफर रहा है, आप लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करते आए हैं, तो आगे अब आपके क्या प्लान है? क्योंकि देखिए यहाँ तक का सफर तो तय हो गया है, बहुत लोग जागरूक हो भी रहे हैं आपसे, आगे का प्लान किसी और समस्या को लेकर? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में जिन पर काम होना चाहिए, तो आगे आपके इस तरीके से कोई प्लान है सर कि और किसी चीज को लेकर और कोई मुद्दा? क्योंकि हमारे देश में सर मुद्दों की कमी नहीं है, तो और ऐसी कोई चीज जो आप चाहते हैं कि देश के लोग इस तरीके को, इस चीज को लेकर भी जागरूक हों? नहीं, मेरा प्लान जो 10 साल पहले था वो आज भी वही प्लान है। जैसे जो मेरा दोस्त था, माता पिता का इकलौता चिराग था, तो जो उसके माता पिता ने बचपन से स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिए, एक हेलमेट नहीं दे पाए, जिसका नतीजा आज भारत में जितने भी जो माता पिता जिनकी एक औलाद है, एक तो मैसेज उनको देना है। दूसरी चीज़ की मेरा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास कर दिया, तो अब जिस तरीके से हमारे स्कूलों में झोले बैग की जो आदत दी जा रही है, बल्कि वहाँ हेलमेट के साथ मैं हेलमेट बैंक इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को बचपन से स्कूल से ही वो चीज़ें सेफ्टी मिले। हम मोटर ट्रेनिंग कहीं और सीखने जा रहे हैं, लाइसेंस लेने के लिए कहीं और, तो ये सुरक्षा कवच, हर बच्चे को साइकिल भी चलाना है, बाइक भी चलानी है, उसका ड्रीम है, उसके गाड़ी तक पहुंचना ही है, तो वो स्कूलों से भी वो आदत दी जाए। तो एक हेलमेट बैंक में डेवलप कर रहा हूँ, ताकि हर बच्चा एक स्मार्ट रोड यूजर बने। जैसे आप फॉरेन में भी 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अगर साइकिल भी लेकर निकलता है तो वो हेलमेट पहन करके घर से निकलता है। तो उस तरीके से बाइक के साथ साथ मैं साइकिल पर भी वो कल्चर डेवलप कर रहा हूँ कि वो हेलमेट पहन के हमारी आने वाली जनरेशन को सेव करना है। देखिए बड़े लोग आज 18 साल का युवा, जो 25 साल की युवा जो डेथ कर रहे हैं ना, उनको हेलमेट की अहमियत नहीं समझ सकते हैं। और इसका हम एग्जाम्पल, हम चाहे अजहरुद्दीन के बेटे की बात करें, उन्होंने भी एक अच्छे पेरेंट्स तो थे, उन्होंने बाइक ला कर दे दिया, मगर वो हेलमेट नहीं दे पाए। हमने इसमें बहुत सारे हस्तियों को भी महान खोए हैं। साइरस मिस्त्री की बात करें, दुनिया के लिए उन्होंने कार सीट बेल्ट बनाया, सेफ्टी की बात की, लेकिन खुद भी वो न पहनने की वजह से आज भारत के लिए कितनी शर्म की बात है कि उद्योगपति इतना बड़ा एक कार एक्सीडेंट में मर जा रहा है, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जल से। तो ये जो इतने हादसे हो रहे, इन हादसों से सीखते हुए हमें आने वाली भारत की जनरेशन को बचाना है, जो कि हमारा विकसित भारत जब बने, एक युवा भारत बने, तो सड़कों पर इतनी मौत ना हो। और ये जरूरी है कि जो एक पुलिस प्रशासन तक ये ना एक टास्क ये रहे, बल्कि सरकार तक ये टास्क ना, बल्कि आम जनता का टास्क बने। और इसमें सबसे बड़ा स्कूल का बड़ा रोल होना चाहिए, कॉलेज का बड़ा रोल होना चाहिए। अगर मेरे दोस्त जहाँ गया हुआ था, अगर उसको प्रोस्पेक्टस के जगह पर अगर हेलमेट दिया गया होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो उस तरह से युवाओं को मैं चाह रहा हूँ कि कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटियों में हेलमेट बैंक डेवलप कर रहा हूँ। तो ये जगह जगह मेरा यही है कि आने वाले भविष्य में जब मैं बड़ा हूँ तो हर स्कूलों में ऐसा रहे, सेफ्टी को लेकर के हेलमेट बैंक रहे, ताकि हमारे देश के सड़कों पर कोई युवा ना मरे। जी देखिए, जब हम रोड पे निकलते हैं, हम सड़कों पर निकलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं,
तो देखिए जिंदगी के जितने किस्से कहानी या तजुर्बे होते हैं मुझे लगता है सड़कों से ही आते हैं, क्योंकि जब हम राह पर निकलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से हमारी कहानियां बनती हैं। तो देखिए वैसे तो आपके जीवन की सबसे बड़ी कहानी यही है, लोगों को जागरूक करना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई किस्सा, कोई कहानी ऐसी बनी हो, कोई यादगार कहानी जो आप आज शेयर करना चाहें लोगों से, हमारे दर्शकों से, कि इस तरीके से, क्योंकि 22 राज्यों में सर आप घूम चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किस्सा ऐसा निकल कर आया होगा जब आपको लगा होगा कि ये किस्सा मुझे लोगों को बताना है, लोगों के साथ शेयर करना है। राइट, पहले तो आप महिला हैं, महिलाओं से ही किस्सा चालू करता हूँ। देखिए पहले, आज से 20 वर्ष पहले बाइक बिल्कुल सिंपल हुआ करती थी, आज स्टाइलिश बाइक आ रही है। पीछे का मतलब एक तरह से उसको सेकंड फ्लोर कह सकते हैं, उठा हुआ सीट आ रहा है पीछे वाला। और लोग पुरुष जो भी जब घर से निकलते हैं उनको हर सड़क के मालूम होते हैं, ब्रेकर मालूम होते हैं, लेकिन जब वही अपने घर की चाहे सिस्टर हो, कोई भी महिला हो, वो उनको सड़कों का अंदाज़ा नहीं है। और शहर में जगह जगह ब्रेकर बना दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आगे वाला राइडर वो तो हेलमेट पहन के निकलते हैं, लेकिन महिला हम आज भी भारत में देखते हैं सड़कों पर हेलमेट नहीं पहनती है, ना उनको पुलिस, ट्रैफिक पुलिस रोक पाती है। अब उसका नतीजा क्या होता है कि जैसे 60 से 70 की स्पीड में रहते हैं महिला, एक तो ऐसे साड़ी लोग इस्तेमाल करती हैं, बहुत कम ऐसे हम देखते हैं कि जो जीन्स पैंट इस्तेमाल करे। एक तो साड़ी पहले फंसती थी, ये तो था ही प्रॉब्लम, लेकिन अब क्या है कि किसी ब्रेकर पे राइडर्स को नहीं पता होता है फ़ोन पे बात कर रहा है क्या, और जब महिला जैसे ही हिट करते हैं ब्रेकर के ऊपर तो मतलब 3rd फ्लोर तक उनकी, जैसे महिला को हम बात करें, 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जाती हैं और सीधे सर के बल गिरने के बाद ट्रामा सेंटर में सबसे ज़्यादा केस उनके हैं, महिलाओं के हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो फैमिली वाले ही जिम्मेदार हो रहे हैं। तो एक तो महिलाओं के प्रति सुरक्षा के लिए आप भी हों, या इस न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी महिला के लिए लोग जैसे मीटू जैसे कैंपेन चलते हैं, या उस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसकी वो चीज़ें बात करें, और ताकि इस तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। क्योंकि बच्चों के ममता का भी सवाल है, क्योंकि एक महिला 10 लोगों के परिवार को, वो पूरे परिवार को लेकर चलती है, और जिस परिवार में डेथ होती है सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा विषय है। और बाकी तो बहुत सारे हर जगह के अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग। मेरे लिए लैंग्वेज, अभी मैं कल केरल में हूँ, वहाँ लैंग्वेज समझने, लेकिन लोग बुलाते रहते हैं। केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, लेकिन वहाँ भी रोड एक्सीडेंट्स हर राज्य के प्रॉब्लम है। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि हम तो लोगों को संदेश दे रहे होते हैं, हम बहुत लोगों को संदेश देते हुए चलते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान हमें ऐसा मिलता है कि वो हमें एक संदेश दे जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या कभी आप किसी इंसान से ऐसे मिले हों, किसी भी देश के किसी भी नागरिक से, क्योंकि 22 राज्यों में आपका सफर चल चुका है, तो कभी कोई एक संदेश जो आप, प्रेरणा मिली हो आपको संदेश से कि मैं जो कार्य कर रहा हूं मैं ये भी इसमें जोड़ सकता हूं, और मुझे लगता है कि ये चीजें मेरे कार्य में जोड़कर और ज्यादा बड़े स्तर पर मुझे लेकर जा सकती है, या मेरी मुहिम को लेकर जा सकती है। और जैसे कि मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, जितना जाना, मुझे लगता है कि ये तो आपके जीवन का लक्ष्य बन चुका है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करना। तो कहीं ना कहीं कभी कोई ऐसा संदेश भी आपको लोगों से मिला हो, क्योंकि 22 राज्य, आधे से ज्यादा देश आप कवर कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, प्रेम संदेश तो रोज ही। मैं झारखंड की एक महिला की बात करूँ, उनका बेटा नमाज के लिए जा रहा था, एक्सीडेंट्स में नहीं रहा। हर एक तारीख को मुझे 500 रुपये, जैसे वो पेटीएम एक आशीर्वाद के रूप में, कि ताकि तुम एक बच्चे की जिंदगी बचा सको। ठीक है, बहुत, मैं जिस राज्य जिन्होंने अपने को खो चुके हैं वो भी आकर के सड़क पर, जैसे मैं देहरादून की बात करूं, वो परिवार आकर के मिलना, ठीक, मेरे लिए सौभाग्य की। मैं उड़ीसा की बात करूं, वहाँ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर, आज मुझे मतलब आप बाइक पे चलते हुए बिना हेलमेट के पकड़ेंगे, मैं सोच नहीं सकता। वो दंडवत होकर प्रणाम कर, तो एक बड़ा वो चीज़ें होती है, मतलब एक अपने आप में एक सोचने वाली बात। और अब ये होता है कि लोग को सिर्फ अगर ट्वीट भी कर दें तो लोग आते हैं, हमारे मिशन में खड़े रहते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। ये मैं बड़ा अपने आप को एक भाग्यशाली मानता हूँ। और बस यही रहता है, चुनौतियों से भरा हुआ है हर दिन मेरी लड़ाई, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, बस उनको समझाने की बारी है, और उस समझ के साथ लोग हमारे साथ लड़ भी रहे हैं लोग साथ में। जी, तो देखिए ये हमने एक छोटी सी बात द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया यानी कि राघवेंद्र कुमार सर जी के साथ करी। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनका जो मुहिम है, उनका जो लक्ष्य है कि देश में कम से कम सड़क दुर्घटनाएं हों, लोग सुरक्षित रहें, जब भी 2 व्हीलर से निकलें हेलमेट पहनकर निकलें, और इस तरीके से हमारे देश में ये जागरूकता बढ़ती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये संदेश हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो इसी के साथ और भी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।